गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ और उसके न्यूमेरिकल्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ ने क्या बोला था बच्चों? ओम बाबा ने क्या बोला था आते ही? ओम बाबा ने ऐसा बोला था कि भाई कोई भी एक डिवाइस है या वायर है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो करंट जा रहा है उससे। ओम बाबा ये बोल के चले गए कि भाई किसी भी डिवाइस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अंदर जो करंट आ रहा है उसके। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसे हमने क्या बोला? रेजिस्टेंस। और ये बात बोली गई कि ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है किसी गिवन कंडक्टर के लिए, किसी गिवन डिवाइस के लिए। एक फैन है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, दूसरा फैन ले आओगे तो उसका कुछ और होगा लेकिन कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं। ऐसे ही एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कांस्टेंट, दूसरा बल्ब ले आओगे, जैसे एक बल्ब है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो वो बदलेगा नहीं, 10 ही रहेगा। लेकिन दूसरा बल्ब ले आओगे तो फिर उसका रेजिस्टेंस 20 है, तो चेंज हुआ लेकिन 20 रहेगा। मतलब डिवाइस पर डिपेंड कर रहा है कि कौन सी वाली डिवाइस है। अगर डिवाइस सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर डिवाइस सेम है तो रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि भाई ये जो रेजिस्टेंस है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन चीज़ों पे, क्या बातें हैं ऐसी जिन पे डिपेंड करता है, क्या अपन ऐसा चेंज करेंगे जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाए। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस बात को जानने के लिए सिंस हम साइंटिस्ट लोग हैं तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमने बोला कि चलो एक काम करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सर्किट। तो ये सर्किट बनाया अपन ने, ये बैटरी, ये क्या हो गया? स्विच। ये क्या है? स्विच है। और ये मैंने दो टर्मिनल्स ले लिए और इसे कनेक्ट कर दिया एमीटर से। ठीक है, अब सपोज करो मैंने बैटरी ले ली 10 वोल्ट की। कितने की ले ली? 10 वोल्ट की मेरी सेल है। यहाँ मेरा स्विच है, ये क्या है? प्लग की या फिर स्विच। जल्दी से बताओ अभी ये कौन सी कंडीशन में है? ओपन या क्लोज्ड? ओपन। ठीक है, क्लोज कब होगा? जब बीच में डॉट मार्क कर दूंगा। इसे मैंने कनेक्ट किया एमीटर से। एमीटर क्यों लगाया है? करंट मेजर करने के लिए। एमीटर लगाया है करंट मेजर करने के लिए। एमीटर किस काम में आता है? करंट मेजर करने के काम में आता है। और इन दोनों वायर को यहीं पे छोड़ दिया। सर यहीं पे क्यों छोड़ा? देखो अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि इन दो वायर के बीच में एक नया वायर लगाऊंगा मैं। ये एक नया वायर लिया मैंने जो किसी और चीज का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? नाइक्रोम का। जनरली हमारे जो सर्किट के वायर रहते हैं ना बच्चों, ये होते हैं कॉपर के। जो हमारे घरों में वायर लगते हैं वो सब काय के होते हैं? कॉपर के होते हैं। लेकिन मैंने इन कॉपर वायर से किसको कनेक्ट कराया? एक नाइक्रोम के वायर को, जिसकी लेंथ जो थी ना वो थी L, उसकी लेंथ थी L। अब जैसे ही मैंने, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज और करंट की रीडिंग लूँगा, वोल्टेज और करंट की। और मैं क्या पता लगाना चाहता हूँ? मैं इस वायर का रेजिस्टेंस पता लगाना चाहता हूँ। क्या पता लगाना चाहता हूँ बच्चों? इस वायर का रेजिस्टेंस। तो सर अगर अपन को V पता है, V तो फिक्स है 10, V तो फिक्स है 10। क्यों? क्योंकि सर जितना वोल्टेज यहाँ दोगे वो का वही वोल्टेज तो इसके अक्रॉस आएगा। अगर एक ही डिवाइस होती है, कल बताया था, एक ही डिवाइस होती है तो जितना वोल्टेज यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे। एक से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर नहीं होगा। ऐसा हो भी सकता है कुछ केसेस में, हम देखेंगे। लेकिन जब एक ही डिवाइस हो तो जो वोल्टेज बैटरी का वही वोल्टेज उस डिवाइस के अक्रॉस। ठीक है, तो V कितना हो गया अपना? 10 हो गया। और अब अपन करंट मेजर कर लेंगे किसकी मदद से? एमीटर की मदद से। किसकी मदद से बच्चों? एमीटर की मदद से। अब मुझे V पता चल गया, I पता चल गया, तो क्या मैं R निकाल सकता हूँ? कैसे निकालेंगे सर? V इज इक्वल टू I, R होता है तो R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा V अपॉन I। तो V पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा, तो क्या हम इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? ये बात समझ में आई? ठीक है ना।
V पता चल जाएगा, I पता चल जाएगा, तो क्या हम इस नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो R हम कैलकुलेट कर लेंगे V/I से। V कैसे निकाला सर? बैटरी 10 वोल्ट की, तो V तो 10 ही रहेगा, क्योंकि ये का यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। देखो इस पॉइंट का अगर अपन ने 10 वोल्ट मान लिया और इसको 0 मान लिया, तो यहाँ 0 0 0, स्विच में चेंज नहीं होता, एमीटर में चेंज नहीं होता है, तो यहाँ का भी 0 वोल्ट। ऐसे यहाँ का 10 वोल्ट, तो यहाँ का भी 10 वोल्ट। तो इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10, हमेशा ही 10 रहेगा। अब अपन को क्या करना है? अपन को करंट मेजर करना है बस। तो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया या की को क्लोज किया, जैसे ही मैंने की को क्लोज किया, तो मैंने देखा कि एमीटर की रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर। एमीटर की रीडिंग आ रही है 5 एम्पियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों? सर रेजिस्टेंस हो जाएगा V/I, यानी कि 2 ओम। रेजिस्टेंस हो गया अपना 2 ओम। रेजिस्टेंस निकाल दिया, मज़ा आ गया, है ना। इस तरीके से हम दुनिया के किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? उसे एक गिवन वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट कर दो और करंट मेजर कर लो, तो V और I तुम्हें पता चल गया। तो क्या तुम R निकाल दोगे V/I करके? R आ जाएगा V/I करके। क्लियर है बात? अच्छा, अब हमने क्या किया बच्चों? देखो, मैंने इस वायर को हटा के, इस नाइक्रोम के वायर को हटा दिया, और मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि भाई अपना जो रेजिस्टेंस हम करना क्या चाह रहे हैं? फैक्टर्स ऑन विच, अभी नोट नहीं करना है, कुछ भी नोट नहीं करना है, बस सुनना है बहुत ध्यान से, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ से नोट करना है, अभी तो कहानी सुनो तुम। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। किसी भी वायर का रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने कोई सा भी एक वायर ले लिया, किसका? नाइक्रोम का, उसका रेजिस्टेंस निकाल दिया 2 ओम। अब मैं चेक करता हूँ कि यार ये जो वायर की लेंथ है उस पर डिपेंड करता है क्या रेजिस्टेंस? कि अगर मैंने इस वायर को लंबा कर दिया तो फिर चेंज हो जाएगा क्या रेजिस्टेंस? चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस वायर को अपन ने हटाया और अब इसकी जगह इससे डबल लेंथ का वायर लगा दिया, वैसा का वैसे ही, उतना ही मोटा डबल लेंथ का वायर लगा दिया 2L का। जब 2L का वायर लगाया बच्चों, तो करंट की रीडिंग आई, वोल्टेज तो अभी भी 10 वोल्ट, करंट की रीडिंग आई 2.5 एम्पियर। करंट की रीडिंग आई 2.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस निकालने गए तो 10/2.5, तो ये आ गया 4 ओम। यानी कि एक बात समझ में आई कि सर अगर लेंथ डबल हो गई, अगर उस वायर की लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। किसी वायर की लेंथ डबल हो गई, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो उसका रेजिस्टेंस भी डबल। एक बात समझ में आ रही है? यहाँ लिखता हूँ मैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी वायर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा उस वायर का रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? ठीक है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि एक फैक्टर तो निकाल लिया अपन ने कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे। और किस चीज़ पे डिपेंड कर सकता है सर? हमने एक और चीज़ सोची कि यार ये वायर इतना मोटा था ना, इसे पतला कर दें, तो ये वायर इतना मोटा था, इसे पतला कर दें तो क्या होगा? देखो मैं समझाता हूँ पतला करने का मतलब क्या है। देखो वायर कैसा होता है बच्चों? इस तरीके का वायर जा रहा है अपना, है ना। ये देखो किस शेप का होता है? ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये किस शेप का है? सिलेंडर, सर्कल, आगे से तो सर्कल और फिर लाइन जाती है, तो किस शेप का होता है? ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है वायर, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इतना मोटा अपना वायर था, इसको आधा कर दिया पतला में। मतलब अगर इसका ये वाला एरिया सपोज 100 था, तो मैंने उस एरिया को आधा कर दिया, यानी कि इतना पतला कर दिया, उसे वायर को पतला कर दिया। तो उससे क्या हुआ? ये बात समझ में आई कि सपोज इतना मोटा वायर था अपना,
मैंने उस वायर को पकड़ के पतला कर दिया। और कितना पतला सर? हाफ कर दिया आपने उसका। जैसे ये एल लेंथ का वायर था अपना पहले वाला, तो मैंने क्या किया बच्चों, मार्कर कहाँ गया अपना, पहले ऐसा था एल लेंथ का, अब मैंने उसे हाफ कर दिया मोटाई में। यानी कि उसका जो ये वाला एरिया था, ये वाला, इसे आधा कर दिया। ये बात समझ में आ रही है? ये जो सर्कल वाला पार्ट है, अगर ये कम हो जाएगा तो अपने आप वायर पतला हो जाएगा। ये जो सर्कल का एरिया है ये कम हो गया तो फिर अपना वायर पतला हो जाएगा अपने आप। तो मैंने क्या किया कि उसके जो एरिया था उसे अपन बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये वायर है अपना, तो इसका ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को आधा कर दिया, मतलब पतला कर दिया उस वायर को। तो जब मैंने उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए से हाफ करके A/2 कर दिया, तो मैंने देखा कि पहले करंट था अपना 5 एम्पियर का, अब आया 10 एम्पियर का, नहीं 2.5 का ही आया। तो अभी भी करंट आया 2.5 एम्पियर का ही। तो मेरे को पता चल गया यार, मैंने कहा रेजिस्टेंस अभी भी 4 ओम, वापस से डबल हो गया, वापस से डबल हो गया। यानी कि अगर एरिया आधा करेंगे, कौन सा? क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर को पतला करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अगर किसी वायर को हम पतला करेंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। जितना पतला वायर उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि सर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जितना ज़्यादा उसका ये वाला एरिया होगा, जितना ज़्यादा वो मोटा होगा, उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा उतना कम उसका रेजिस्टेंस होगा। समझ में आई बात? तो ये था अपना एक्सपेरिमेंट, और इससे हमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें पता चल गई। इन्हें लिखना नहीं है ना, ये एनसीईआरटी में दे रखा है इन्होंने, एक्टिविटी 12.3। तो यहाँ से ये बात तुम्हें समझ में आ गई है। यहाँ से कभी कभी ना क्वेश्चन बन जाता है बहुत अच्छा, तो इसीलिए ये कहानी दिमाग में होनी चाहिए। लेकिन कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है, अब नोट करना है ना, कि सर कोई सा भी अगर अपन वायर ले लें फॉर अ गिवन वायर, कोई सा भी अगर अपन वायर लेते हैं तो उसका इट्स रेजिस्टेंस आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर के, यानी कि एल के। जितनी ज़्यादा उस वायर की लंबाई होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। हम क्या निकालना चाह रहे हैं? किन किन चीज़ों पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो लेंथ पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने देखा कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। इसे हम कैसे दिखा रहे हैं? ए से। तो यहाँ से एक बात समझ में आई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सर यहाँ से बात दिख रही है कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है A के। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। समझ में आई बात? अब सर जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, ये पार्ट नज़र आ रहा है क्या तुम्हें? हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। तो उस कांस्टेंट को दिखाते हैं अपन इस तरीके से, इसे बोलते हैं रो। कैसा? ऐसा घूमा हुआ P, C बनाने जा रहे थे और P बन गया, या E मान लो तुम, ठीक है ना। E जैसा भी नहीं होता ये, जैसे C बनाने जा रहे थे, अरे हाथ घूम गया,
सी बनाने जा रहे थे, हाथ घूम गया, इसे बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है ना। तो इस कांस्टेंट को क्या बोला, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, इक्वल टू लगाया तो कांस्टेंट आएगा और L/A। तो ये अपना रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, R = रो L/A। यहाँ पे इस रो को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। R है रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस। कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए। R तो है रेजिस्टेंस और रो है रेजिस्टिविटी। ठीक है। L लेंथ ऑफ वायर और A क्या है बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। इसे नोट कर लो, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात। फिर इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं अब। अच्छा, रो के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। नोट कर लो इसे। चल आगे बढ़े। देखो अभी बहुत मज़ा आएगा, इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे, एकदम लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, ये कंसेप्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट में अपन न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखो हमें ये फॉर्मूला समझ में आ गया कि सर R = रो L/A, R = रो L/A। सर L पता है लेंथ ऑफ वायर, A पता है एरिया ऑफ वायर, रो क्या चीज़ है, तो हम लिखेंगे रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ वायर या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। ठीक है, रो को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो डिपेंड्स ऑन, पहली चीज मटेरियल ऑफ वायर, जैसे आयरन है कि कॉपर है कि सिल्वर है कि प्लास्टिक है। रो जो है, रो एक कांस्टेंट है लेकिन वो भी चेंज हो सकता है। सर कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता है। हाँ बच्चों, इस चीज़ को समझो, जैसे रेजिस्टेंस भी एक कांस्टेंट था, लेकिन जब अपन ने वायर ही बदल दिया तो इस वायर का रेजिस्टेंस कांस्टेंट है लेकिन इससे तो अलग होगा ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो, देखो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट जो कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ भी हो जाए, और एक होता है सिंपल कांस्टेंट, वो अगर हम एंटिटी बदल दें, जो ऑब्जेक्ट है वो बदल दें तो उनकी वैल्यू चेंज होती जाती है। समझ में आई बात, ठीक है ना। अब जैसे ये मार्कर है, इसका रेजिस्टेंस है सपोज 1000 ओम, तो हमेशा 1000 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसीलिए कांस्टेंट है। लेकिन इस मार्कर का रेजिस्टेंस इससे अलग होगा, 500 होगा तो 500 ही होगा, इसलिए उसे कांस्टेंट बोलते हैं। ऐसे ही रो भी एक कांस्टेंट है फॉर ए गिवन मटेरियल। एक अगर, जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि जो रो है वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा वायर किस मटेरियल का बना है, आयरन का बना है, कॉपर का बना है, या सिल्वर का बना है, या प्लास्टिक का बना है। रो उस मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल सेम है तो रो की वैल्यू सेम। जैसे आयरन की बात करूं तो आयरन के लिए रो होता है 10⁻⁻6 या 8 के आसपास, तो उतना ही रहेगा। अब आयरन का दूसरा वायर भी ले आओ तो भी उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी, आयरन का तीसरा वायर लाओ उसकी रेजिस्टिविटी भी उतनी। बात समझ में आ रही है, ये केवल और केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर मटेरियल सेम है तो फिर रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। तो ये बात लिखेंगे अपन, ठीक है। सेकंड चीज ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे।
अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ती जाती है। हालांकि टेम्परेचर का ज़्यादा जिक्र नहीं है हमारी बुक में, ठीक है, ये चीज़ हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन बस ये याद रखो कि रो केवल दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, वायर का मटेरियल किस चीज़ से बना है वो वायर, और टेम्परेचर पे। यानी कि अगर मैं बात बोलूँ, इफ़ 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, इफ 2 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, अगर सेम मटेरियल जैसे फॉर एग्जाम्पल आयरन, 2 वायर एक ही मटेरियल के बने हैं, देन दे विल हैव सेम रेजिस्टिविटी। अगर 2 वायर एक ही मटेरियल के हैं, चाहे एक है 1 किलोमीटर लंबा और एक है इतना सा लंबा, दोनों वायर अगर एक ही मटेरियल के बने हैं तो उनकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, रेजिस्टेंस सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। कब? जब दोनों वायर सेम मटेरियल के बने हो। अगर मटेरियल चेंज हो गया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है ना, नोट कर लो इसे। अब अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी है तो तुम देख सकते हो टेबल 12.2 पेज नंबर 207, और नहीं है तो मैं बना के दिखा देता हूं तुम्हें। देखो, देखो बच्चों, अब रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी होती है। देखो, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, कॉन्स्टेंटाइन की अलग है, मैंगनीन की अलग है, या नाइक्रोम की अलग है, ग्लास की अलग है, पेपर। यानी कि मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, या फिर टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज होगी, वरना नहीं होगी। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी। इस पर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, सिल्वर की देखो तुम अगर रेजिस्टिविटी, अगर हम सिल्वर की रेजिस्टिविटी पर गौर करें तो कितनी आ रही है, 1.6 इंटू 10 की पावर -8। फिर कॉपर की इससे थोड़ी ज़्यादा है, 1.62 इंटू 10 की पावर -8। फिर एल्यूमिनियम की इससे ज़्यादा, 10 की पावर -8। इतनी कम रेजिस्टिविटी है, 10 की पावर -8। अब इनकी अगर रेजिस्टिविटी कम होगी ना बच्चों, देखो R इज इक्वल टू रो L बाय A। अगर रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस भी तो कम होगा। सर ये अगर जितना छोटा रो होगा उतना छोटा अपना रेजिस्टेंस, यानी कि इन 3 वायर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जिन वायर का रेजिस्टेंस कम होगा उनमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? अपोज करने की टेंडेंसी। रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी? टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर रेजिस्टेंस कम हो गया तो अपोज नहीं करेंगे, बढ़िया चार्ज बहेंगे। जिन मटेरियल्स में अच्छे से फ्रीली चार्ज फ्लो होता है उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, या मैं कहूँ रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। तो ये 3 क्या कहलाएंगे? ये 3 कहलाएंगे
कंडक्टर। सर तीन ही होते हैं क्या कंडक्टर्स? नहीं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो अपने काम के जो जनरली घरों में और ऐसी जगह यूज़ होते हैं वो इन तीनों के होते हैं। सर सिल्वर के भी वायर बनते हैं, यहाँ बनते हैं, बताऊंगा कहाँ पे, बहुत रेयर जगह पे। बात समझ में आई? सर जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी, एक तो पहली बात रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज। जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस उतना अच्छा कंडक्टर, है ना। कंडक्टर्स का रेजिस्टिविटी कम होती है और रेजिस्टेंस भी कम होता है। रेजिस्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। रेजिस्टेंस, है ना, अपोज बहुत कम हो रहा है, करंट आसानी से फ्लो कर जाएगा। क्लियर है क्या बात? यहाँ से भी देख सकते हो कि V इज इक्वल टू आई आर, तो I कितना हो जाएगा बच्चों? V अपॉन आर। अब रेजिस्टेंस जितना कम, डिनोमिनेटर उतना छोटा, तो करंट उतना ज़्यादा। रेजिस्टेंस जितना कम, करंट उतना ज़्यादा। तो जितनी कम रेजिस्टिविटी होगी उतना कम रेजिस्टेंस और उतना ज़्यादा करंट, यानी कि उतना अच्छा कंडक्टर। समझ में आई बात? तो ये सारा खेल किस पे डिपेंड कर रहा है? सर ये सारा कंडक्टर का खेल मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मटेरियल चेंज होने पे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। और अगर हमें वायर बनाना है तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। अगर हमें वायर बनाना है तो ऐसा मटेरियल चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो। तो सर रेजिस्टेंस कम किसका होता है? रेजिस्टेंस कम होता है सबसे कम सिल्वर का। तो सिल्वर से क्यों नहीं बना लेते हैं वायर? क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। सिल्वर से वायर बनाने लग गया ना, सरकार कंगाल हो जाएगी। और इंडिया के लोग तो ऐसे हैं कि वायर ही उठा उठा के ले ही जाएंगे। ठीक है, सिल्वर बहुत महंगा होता है, सिल्वर के वायर थोड़ी ना बनेंगे। इसलिए सेकंड बेस्ट पे जाना पड़ा, कॉपर पे। इसलिए हमारे घरों के वायर कॉपर के बने होते हैं, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। अच्छा, अब देखो अपन आते हैं एलॉयस पे। एलॉय क्या होते हैं? जो कि दो मेटल या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिला के बनाते हैं। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, तो स्टील कोई मेटल नहीं है, स्टील एक एलॉय है जो कि एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिला के या दो मेटल को मिला के बनाते हैं। तो इनकी होती है 10 की पावर -6, थोड़ी ज़्यादा होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। और नीचे देखो ग्लास की 10 की पावर 13 प्लस 13, 10 की पावर प्लस 13, कितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है इसकी। तो इन दोनों की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम? इंसुलेटर। क्योंकि सर रेजिस्टिविटी अगर इनकी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट फ्लो बहुत कम हो पाएगा। जैसे ग्लास हो गया, ग्लास को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। रबर को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बहुत कम करंट फ्लो होता है लेकिन बहुत कम। इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस इनका, इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। देखो अभी बताया था आई क्या था? V अपॉन आर। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट। बात समझ में आई? तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे, और जितनी कम रेजिस्टिविटी उतना कम रेजिस्टेंस और उतना अच्छा वो कंडक्टर। ठीक है, इस टेबल को भी नोट करो। सर ये वैल्यूज याद रखनी है कि नहीं? बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, इसलिए वो कंडक्टर हो जाते हैं। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसीलिए वो इंसुलेटर होते हैं, करंट फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है ना, नोट कर लो। एक लास्ट चीज़ बच जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे। आज ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे। देखो R होता है ρL/A। मैं तुमसे पूछता हूँ SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों? सर एक तरीका सिखाया है आपने, जिसकी भी SI यूनिट निकालनी है उसको एक तरफ कर दो, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो रेजिस्टिविटी की निकालनी है तो इस एरिया को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में RA इज इक्वल टू ρL, L इधर इसके साथ में इधर भेज देंगे तो डिवाइड में, तो ρ इज इक्वल टू RA/L।
अब एक तरफ आ गया, बाकी सबकी यूनिट रख दो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ की मीटर, तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल, क्या यूनिट आ गई बच्चों? ओम मीटर। क्या यूनिट होती है? ओम मीटर, ब्रैकेट में ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। कैसे निकाला सर? उसको एक तरफ कर दिया और सबकी यूनिट रख दी, उसको एक तरफ कर दिया और बाकी सबकी यूनिट रख दी। क्या यूनिट हुई रेजिस्टिविटी की? ओम मीटर। अब इस पे जो थ्योरी वाले सवाल भी और न्यूमेरिकल्स भी जो होंगे वो हम कल देखेंगे। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज क्या पढ़ा। देखो, रेजिस्टिविटी नहीं, हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो पहला फैक्टर क्या निकल के आया भाई? लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, है ना। कैसे डिपेंड करता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि थिकनेस, कितना मोटा है वो वायर, ऑफ वायर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर अपना वायर सिलेंड्रिकल है तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर अपना वायर क्यूबिकल है, जैसे इस तरीके का वायर है अपना, तो ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना। कैसे डिपेंड करता है? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। और किस पे डिपेंड करता है सर? और रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी पे भी तो डिपेंड करता है। R का फॉर्मूला क्या है? रो L बाई A। तो L पे डिपेंड करता है, A पे, रो पे। रो काय पे डिपेंड करता है सर? मटेरियल ऑफ द वायर पे। तो जब रो मटेरियल ऑफ द वायर पे डिपेंड करेगा तो रेजिस्टेंस भी मटेरियल ऑफ वायर पे डिपेंड करेगा रो की वजह से। और रो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस को भी टेम्परेचर पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो यहीं से मिला के जो अपना फॉर्मूला बना वो क्या बना? रो L बाय A। तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करके लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? रो, यानी कि देखो ऐसे याद रखो, रो का मतलब सर रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल और टेम्परेचर। L मतलब लेंथ ऑफ द वायर, A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। समझ में आया? तो आज यही तो पढ़ा हमने, ये फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो L बाई A। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी किस किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। तो सर कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है और उनका रेजिस्टेंस भी कम होता है। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ज़्यादा, इसलिए उनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो बाय।